हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके लिए बनता है अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता बुल्गारिया में खेली गई थी। हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघाल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये बात हम कर रहे हैं अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से। दूसरा आ जाता है पिच ब्लैक अभ्यास, जो कि कुछ देशों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, जिसका मेजबान कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभ्यास पिच ब्लैक एक्सरसाइज पिच ब्लैक का आयोजन 19 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक किया जाएगा। 17 से अधिक देश इस अभ्यास में भाग लेंगे, जिसमें 2500 कर्मी रहेंगे और 100 विमान आक्रामक काउंटर एयर और रक्षात्मक काउंटर एयर इस प्रतियोगिता में इस अभ्यास में भाग लेंगे, जो अलग अलग देशों के 100 विमान 100 फाइटर जेट होंगे। ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास का मेजबान देश है। इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों में अमेरिका, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट्स के कंट्री है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये यूरोप कंटिनेंट के कंट्रीज है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड, ये सभी जो है, न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी सभी क्या है, ये एशिया के कंट्रीज है, जो सब मिलकर इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। आगे बता देता हूं, इसका पिछला संस्करण, इस अभ्यास का जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस की गई थी वो 2018 में की गई थी। इस अभ्यास का 2020 में कोविड-19 के चलते अभ्यास रद्द कर दिया गया था। 1980 के दशक में यह पहली बार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न इकाइयों के बीच शुरू हुई थी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो विभिन्न एयरफोर्स यूनिट्स हैं, उनके बीच में यह फर्स्ट टाइम 1980 में एक्सरसाइज शुरू की गई थी। धीरे धीरे दूसरे देश ने भी आपस में मिलकर इस अभ्यास में भाग लिया और भारत ने पहली बार 2018 में इस अभ्यास में भाग लिया था। आगे आ जाता दोस्तों स्विच यू 22। यह एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है जो भारत ने पहली बार लॉन्च की है। यानी ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली डबल डेकर एसी बस है जो भारत में पहली बार लॉन्च की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में अशोक लेलैंड कंपनी के द्वारा विकसित स्विच यू 22 नामक भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। यह 45 मिनट के चार्ज के साथ 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जबकि इसको पूरा चार्ज होने में 80 मिनट लगते हैं। इसमें निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट की बैटरी लगी होती है, जो 8 साल की वारंटी के साथ आती है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। स्विच यू 22 सिंगल डेकर बस की तुलना में दोगुने यात्री ले जा सकती है। अशोक लीलैंड कंपनी ऐसी 200 इकाइयां मुंबई को देगी। ऐसी 200 बस मुंबई को देगी। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों एक्स विनबैक्स 2022। तो इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं, जो भारत और वियतनाम के बीच में की गई। भारत और वियतनाम के बीच में 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। इससे पहले ये 2 एक्सरसाइज हो चुकी है। ये तीसरी एक्सरसाइज थी, जिसका आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड यानी वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी चंडी मंदिर में किया गया। चंडी मंदिर कहां पर है? हरियाणा में। इस अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं ने यानी कि आर्मी ने भाग लिया। यह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के तहत दोनों सेनाओं के इंजीनियर और चिकित्सक टीमें, यानी कि आर्मी के अंदर जो आर्मी डॉक्टर्स होते हैं और इंजीनियर जो होते हैं, उन्होंने मिलकर इस एक्सरसाइज में भाग लिया। भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास 2009 में शुरू किया गया था। तो 2019 में फर्स्ट हुआ था, 2020 में नहीं हो सका था, 2021 में सेकंड और ये थर्ड टाइम था। नेक्स्ट है दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम अब रहेगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सामूहिक रूप से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। काफी अच्छा काम किया है। इससे पहले पंजाब विधानसभा ने हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली रखा था।
लेकिन मोहाली के नाम पर हरियाणा ने इसका विरोध किया था। तो अब इसका नाम रहेगा सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। भगत सिंह भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन के लोक नायक थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिसने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां की थी। 23 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह और उसके सहयोगी थे राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने दिसंबर 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको आप नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस कांड के बाद जो है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को दोषित ठहराया गया और उनको फांसी दे दी गई। उनको फांसी कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों एससीओ मीटिंग के बारे में। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एशियाई कंट्रियों का एक अक्षेत्रीय संगठन है। की मीटिंग हुई है ताशकंद में, और किन के बीच में हुई है? इसमें जितने भी सदस्य देश है उनके रक्षा मंत्रियों के बीच में इनकी मीटिंग हुई है। ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 24 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। कब की गई थी? 24 अगस्त को। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। तो एससीओ के सभी सदस्य देश कौन से हैं? भारत, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये सभी कंट्री जो है अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर की तरफ है, आप मैप में चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के 8 कंट्री है जो एससीओ के सदस्य हैं। यह बैठक 15 से 16 सितंबर को समरकंद में आयोजित होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित की गई है। इस बैठक में शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई है। शिखर सम्मेलन जिसमें हर देश के टॉप रिप्रेजेंटेटिव, बड़े प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। एससीओ की फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा गठबंधन है। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके 8 सदस्य देश है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, जो कि चाइना में है। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ली थी। पहले इसके मेंबर नहीं थे। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना, पाकिस्तान और भारत दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश है। तो ये अगर किसी क्षेत्रीय संगठन में आ जाते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन जाएगा। नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ लेते हैं फहमीदा अजीम के बारे में, जिसने पुलित्जर पुरस्कार को जीता है। बांग्लादेश में जन्मी चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। वर्तमान में वह अमेरिका ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करती है। फहमीदा अजीम का जन्म बांग्लादेश में हुआ था और वह अमेरिका में बस गई थी। उनका काम और पहचान उसकी संस्कृति और सवायतों के विषय पर केंद्रित है। पुलित्जर प्राइज के बारे में जान लेते हैं। इसके विनर के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके विनर का नाम याद रखना जरूरी है। एक बार इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, संगीत रचनाओं में, ऑनलाइन पत्रकारिता में और साहित्य में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। किसके द्वारा? जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। इसके सरनेम पर ही इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार का प्रबंधन करता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय कहां पर है? अमेरिका में। यह पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिया जाता है। जान लेते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार के बारे में, जो कि एंजेला मर्केल को दिया गया है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को के द्वारा 2022 का शांति पुरस्कार उनको दिया गया है। किसको? एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मन की पहले चांसलर थी। वह उसको यह पुरस्कार क्यों दिया गया? 2015 में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान और इरिट्रिया कहां पर है? ये अफ्रीका में पड़ता है। यहां से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थी जर्मन में आए थे, जिनका एंजेला मर्केल ने स्वागत किया था। आगे आ जाता है न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, यानी यह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्होंने यह शपथ 27 अगस्त को लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको यह शपथ दिलाई है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। उन्होंने सेवानिवृत्त 48वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना का स्थान लिया है।
इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एन.वी. रमन्ना। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का कार्यकाल 74 दिन का रहेगा, यानी 8 नवंबर 2022 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे आ जाता है नीरज चोपड़ा लुजानी डायमंड लीग में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा, जिसने ओलंपिक 2021 में टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, उसने लुजाने डायमंड लीग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए, जो कि 89.08 मीटर है, इतनी दूर जेवलिन थ्रो करते हुए डायमंड लीग का यह टाइटल जीता है। नीरज प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उससे पहले डिस्कस थ्रो में विकास गौड़ा इस लीग में शीर्ष 3 में टॉप 3 में रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 के स्वर्ण पदक विजेता है। हाल ही में उन्होंने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जिसे हॉकी का द विजार्ड और द मैजिशियन बोला जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद, जिसका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसको व्यापक रूप से फील्ड हॉकी का महान खिलाड़ी माना जाता है। 16 साल की उम्र में सेना में शामिल होने के बाद ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। 1928 में, 1934 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में भारत के लिए ओलंपिक में उसने स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि उसके शानदार प्रदर्शन पर भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। 1926 से लेकर 1948 तक उनका कैरियर रहा और इस करियर में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1936 के ओलंपिक फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराने के बाद जर्मनी के हिटलर ने उन्हें जर्मन सेना में एक बहुत बड़ा पद देने की पेशकश की थी, जिससे ध्यानचंद ने मना कर दिया था। पढ़ लेते हैं डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष के बारे में, जो कि रहेंगे समीर वी कामत, जो सतीश रेड्डी की जगह नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर समीर वी कामत को डीआरडीओ का सचिव और अध्यक्ष नियुक्त किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। इसके अध्यक्ष अब रहेंगे डॉक्टर समीर वी कामत। इसके बाद देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। क्या है ये ब्रिज, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया था। यह पिछले साल की बात है। यह पुल साबरमती नदी पर साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे बना है, जो अहमदाबाद शहर से होकर बहती है। यह ब्रिज जो है 300 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। इस पुल के निर्माण की कुल लागत आई है 74.29 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान देश कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड आ जाता है 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सुपर वासुकी। यह क्या है? मालगाड़ी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय रेल ने हाल ही में सुपर वासुकी नाम से 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया है। 3.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी है। रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की यह सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। इसके पास छत्तीसगढ़ में कोरबा और नागपुर में राजनांदगांव के बीच 27,000 टन से अधिक कोयला ले जाने की क्षमता है। गरबा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज कल्चर चुना गया है। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बारे में पूछा गया है कि गरबा क्या होता है? तो गरबा क्या है? एक नृत्य है, जो कि गुजरात का फेमस नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अडानी ग्रुप ने प्रोक्स तरीके से डायरेक्ट वे से किस मीडिया कंपनी में 29.18% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एनडीटीवी, यानी नई दिल्ली टेलीविजन। एनडीटीवी, नई दिल्ली टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदौर में। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस
2023 में, यानी कि अगले साल जनवरी में होगा। कहां पर होगा? इंदौर में होगा। ये क्यों मनाया जाता है? यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तो उसकी याद में यह सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मनीषा कल्याण। तो भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियन लीग में डेब्यू करते हुए एक इतिहास रचा है। मनीषा कल्याण यूएफए महिला चैंपियन लीग खेलने वाली प्रथम भारतीय फुटबॉलर बन गई है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा VLSRSAM, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है और ये किसके द्वारा टेस्ट की गई है? डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा। कहां पर? चांदीपुर में। चांदीपुर कहां पर है? ये उड़ीसा में है और इस रेंज का नाम रहेगा एकीकृत परीक्षण रेंज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो इस हॉस्पिटल का नाम रहेगा अमृता हॉस्पिटल। तो अमृता अस्पताल फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। तो यह भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गौतम अडानी। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी जो है दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, जिसकी कुल संपत्ति आकी गई है $137 बिलियन। फर्स्ट नंबर पर है एलन मस्क और सेकंड नंबर पर है अमेजन के जेफ बेजोस। और ये पहले एशियाई भी है, यानी कि एशिया में ये पहले व्यक्ति है जिसने पहली बार दुनिया के टॉप 3 अमीर आदमियों की लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 30 अगस्त को। तो भारत में छोटे उद्योगों के महत्व और योगदान को पहचान दिलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है अभिजीत सेन, जिनका 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा अर्थशास्त्र से। तो भारत के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों में से एक थे अभिजीत सेन, जिसका 72 वर्ष की आयु में 29 अगस्त 2022 को निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान अभिजीत सेन 2004 से लेकर 2014 तक भारत की योजना आयोग के सदस्य थे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो गई है, लेकिन इसमें जो भी बताया वह काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको डिटेल में समझाने में टाइम ज्यादा लग गया है। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर के साथ टॉपिक्स के साथ उनको डिटेल से समझाया जाए और उनसे जुड़े जो तथ्य है उनको भी साथ में बताया जाए, तो आपको कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इस जीके एजुकार्ड के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का फिर से टाइम निकालकर एक बार फिर से रिवीजन करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके और आपके करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।